प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा वार्ता मेरे गांव के जग्गू चौधरी की। आपके गांव में कोई है जग्गू नाम के? नहीं हैं? अब देखो, तुम्हारे गांव के जग्गू चौधरी और हमारे गांव के जग्गू चौधरी में क्या अंतर है और क्या समानता है। जो हमारे गांव के जग्गू चौधरी हैं, उनकी जानवरों में बड़ी रुचि। जब भी जहां भी कोई पालतू जानवर उन्हें समझ में आ जाए, फिर वे कहाँ मानने वाले। जब तक उसे खरीद न लें, अपने घर न ले आए, उन्हें चैन नहीं। वे बराबर इसी उद्देश्य से इधर उधर घूमते रहते, मंडराते रहते और कोई भी पशु मेला नहीं छोड़ते। कल रविवार था, छुट्टी का दिन था। मैं गांव गया हुआ था और संयोग ही कुछ ऐसा था कि मेरी कल उनसे मुलाकात हो गई। मैंने उनसे कहा, आप तो बड़े दिलचस्प आदमी हैं, हमेशा कुछ न कुछ नया और चटपटा सुनाते रहते हैं। कोई ऐसी घटना बताइए, कोई ऐसी बात बताइए जिसे मैं अपने बच्चों के बीच रख सकूं। उन्होंने कहा, इस समय ऐसी कोई बात मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो चलो एक घटना मैं अपने बचपन के समय की बताता हूँ। बचपन अर्थात जब मैंने अपना जीवन शुरू किया था, यानी जीवन के शुरुआती दौर में, अर्थात आज से करीब 60 साल पहले की बात है। जग्गू चौधरी बुजुर्ग हो गए हैं और उनका कहना था कि ये करीब 60 साल पहले की बात है। एक बार मैं सोनपुर मेले से एक बहुत सुंदर भैंस खरीदी और उस भैंस के लिए जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सुंदर चुनमुनी भैंस खरीदी। और जिनके गांव पे भैंसें होगी वो लोग इसके बारे में जानते होंगे। जब भैंस छोटी हो, सुंदर हो और दूध ज़्यादा देती हो तो उसको चुनमुनी भैंस कहते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। मैं बहुत सुंदर चुनमुनी भैंस खरीद कर लौट रहा था। रास्ते में जो नदी पड़ती है, आप उसको जानते हैं, क्या नाम है? छोटी गंडक। तो छोटी गंडक के उस पार जंगल झाड़ी था उन दिनों। खुरहुरी कहते हैं, जैसे कि आप खरोह कहते हैं। तो वो खरोह का मतलब होता है कि नदी का वह हिस्सा जो बाढ़ आने से या पानी पड़ने से कट जाता है और ढाल हो जाता है, कुछ गड्ढा हो जाता है और उसमें जंगल झाड़ी जम जाती हैं, तो उनको खरोह कहते हैं और गांव की भाषा में खुरहुरी कहते हैं। तो उस जंगल झाड़ी के पास ही पहुंचा था। करीब रात का समय हो गया था, 8-9 के बीच का समय था और लगभग 1 घंटे की दूरी पर मैं अपने गांव से था। यानी वहां से गांव पहुंचने में उन्हें 1 घंटा लगता। ठंड की शुरुआत थी, आजकल के ही दिन थे। मैं अकेला ही था और जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूं, उस झाड़ी से 2 चोर निकले। उनमें से एक के हाथ में लाठी थी। उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने कहा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? उनमें से एक बोला, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं तो तुम्हें पहचानता तक नहीं और तुम मेरा भला इंतजार कर रहे हो, वो भी इस समय रात में। दूसरे ने कहा, इसे सीधे सीधे क्यों नहीं बता देता है कि हम इसका इंतजार नहीं कर रहे हैं।
यही हमारी सेवा के लिए खुद ब खुद हाजिर हो गया है। अब जैसे ही उन्होंने ऐसी बात कही, अब मुझे बात समझते देर नहीं लगी, बात मेरे समझ में आ गई। मैंने कहा बहुत लिंगर करना ठीक नहीं है, और सीधे सीधे मैंने पूछ लिया कि आखिर तुम चाहते क्या हो। और जैसे ही मैंने पूछा कि तुम चाहते क्या हो, तो पहले ने कहा अब आया ना रास्ते पर। बात भी सही थी। उसने कहा अच्छा तेरे पास जो भी है ला मुझे दे दे। मैं अकेला, वे दो थे, थोड़ा डरा। मेरे पास जो भी था मैंने निकालकर उन्हें दे दिया और कहा अच्छा अब जाने दो, रात हो गई है, घर पहुंचने में 1 घंटा कम से कम लग ही जाएगा। तो दूसरा बोलता है क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? बस इतने के लिए हम जाने कब से तुम्हारा बैठे बैठे यहाँ इंतजार कर रहे हैं। लाओ अपनी भैंस का पगहा मुझे दो। पगहा मतलब वो रस्सी जिसमें भैंस बांधी हुई होती है, जिसको पकड़ करके वो भैंस को ला रहा था मेरे से। तो उसने कहा कि लाओ अपनी भैंस का पगहा मुझे दो। अब मरता क्या नहीं करता, सुना? अब मरता क्या नहीं करता, मन मसोस कर मैंने भैंस का पगहा भी उन्हें दे दिया। मेरे सामने वे दोनों भैंस का पगहा पकड़े, पीछे मुड़े और उसी रास्ते से, जिस रास्ते से चलकर मैं आ रहा था, उसी रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी देर में संज्ञा सुनी, किम कर्तव्य विमूढ़ वहीं खड़ा रहा। फिर मेरे मन में कुछ सूझा, दौड़कर उनके पास पहुंचा, हाथ जोड़कर निवेदन किया मेरे पास जो भी था मैंने तुम्हें दे दिया, और जैसे ही तुमने कहा मैंने दे दिया। मैंने न तो कोई विरोध जताया, न तो कोई ऐतराज किया। और तुम जान ही रहे हो कि मैं सोनपुर मेले से यह भैंस खरीद कर ला रहा हूं। ऐसी भैंस इधर मिलनी नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास जो था वो तुमने ले लिया, मेरी भैंस भी तुमने ले लिया। अब यह तुम्हारे भाग्य की बात है, जरूर तुम मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हो। लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरी पत्नी पूछेगी। क्या पूछेगी? अभी तुमको अनुभव नहीं है इन सब चीजों का, नहीं? इसका अनुभव या तो जग्गू चौधरी को है और या आपके कुछ आचार्य जी लोगों को है, साथ साथ मेरे को भी। पत्नी क्या पूछेगी? अरे भाई सोनपुर मेला गए थे, छोटी मोटी जगह तो गए नहीं थे। अब सोनपुर मेला गए थे तो मेरे लिए क्या लाए हो? मैं क्या जवाब दूंगा? मैं उसे कैसे मुंह दिखाऊंगा? यही समझ नहीं पा रहा हूं। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं। ये जग्गू चौधरी जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? वो चोर जिनके पल्ले पड़े हुए हैं, वो जो इनको परेशानी में डाले हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं सोनपुर मेले से आया हूं और अपनी पत्नी को क्या कहूंगा, भाई तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? मेरे लिए बड़ा कठिन है ये, कैसे मुंह दिखाऊंगा उसको। उनमें से एक ने कहा बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? तो जग्गू चौधरी ने कहा कि और कुछ नहीं, बस तुम्हारी यह लाठी बहुत सुंदर है और मैं जानता हूं तुमने इसे भी सोनपुर मेले से ही खरीदी है। यह मुझे दे देते तो इसे मैं अपनी पत्नी को देकर उसे खुश कर लेता, कहता कि देखो तुम्हारे लिए मैंने इतनी सुंदर लाठी सोनपुर मेले से खरीद कर लाई है। निश्चित ही वो खुश हो जाती, उसको लगता कि मेरा सोनपुर मेरा जाना सार्थक हुआ, उसके लिए मैंने कुछ लाया है।
उस चोर को जाने जो समझ में आया हो, चाहे तरस खाकर ही सही, उसने लाठी मुझे दे दिया। और जैसे ही लाठी मेरे हाथ में आई, फिर पूछना ही क्या, मजा आ गया नहीं? तो जग्गू चौधरी जी ने कहा कि जैसे ही लाठी मेरे हाथ में आई, फिर पूछना ही क्या, और ताव में आ गए उस समय। उन्होंने कहा उस समय मेरी उम्र 18 से 20 वर्ष की रही होगी, और अखाड़े में भरसक मुझसे कोई हाथ नहीं मिलाता था गांव जवार का। सब लोग मुझसे दूरी दूर भागते थे, और जैसे ही लाठी मेरे हाथ में आई, मैं तो शुरू हो गया। और जैसे मैं शुरू हुआ, किसी तरह अपनी जान बचा करके भाग पाए, और मैं भैंस के साथ साथ लाठी लेकर अपने घर आ गया। प्रिय विद्यार्थी, आपने सुना, ये जग्गू चौधरी मेरे गांव के हैं। कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये मैं समझ रहा हूं। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो आपके गांव के गंवार हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं। और बात सही भी है, पढ़ते कैसे? उन दिनों पढ़ाई की इतनी व्यवस्था भी तो नहीं थी। लेकिन उनकी इस तत्क्षण बुद्धि ने, जिसे आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, का कोई जवाब मेरी समझ में तो नहीं। उनकी इस तत्क्षण बुद्धि ने उन्हें उनके उद्देश्य में कैसे सफलता दिलाई, आपने देखा ही। भैंस खरीदने गए थे और लाठी उपहार में ले आए। इसे आप क्या कहेंगे, ये तो आप जाने। किंतु इतना तो है ही कि आप उनकी जगह होते तो क्या करते? अब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे। हम क्यों उनकी जगह होते? अरे हम तो लाट साहब पैदा हुए हैं, वो गंवार पैदा हुए थे। ऐसा नहीं है, यह एक अहम प्रश्न है, और अहम ही नहीं, महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं आप इसको। और मेरा मानना है कि हमें समय समय पर स्वयं को इस तरह की परिस्थितियों में रख करके तौलना चाहिए। यह सत्य है कि आपके साथ ऐसी स्थितियां नहीं घट सकती, किंतु ऐसी स्थितियों को वैचारिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, या यूं कहूं कि काल्पनिक दृष्टि से तो जीना ही चाहिए, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकें। वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ अपनी स्थिति की तुलनात्मक दृष्टि से और भी मजबूत बनाने के लिए एक ऐसा परीक्षण कर सकें जिससे आप जान सकें कि आप कहाँ हैं और कितने मजबूत। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ हम सभी भिन्न भिन्न परिवेश से आते हैं। हमारी पृष्ठभूमि एक जैसी नहीं होती है, किंतु यहाँ हम सभी का लक्ष्य एक है, उद्देश्य एक है, और चाह भी हमारी एक है। उसे पाने के लिए हमें एक रूपता का रास्ता अपनाना होता है, और उसी रास्ते पर हम अपने निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास इधर उधर की बातों के लिए न तो समय होता है, और न ही हमारी समझ इसे महत्व देती है, महत्वपूर्ण मानती है। और यही कारण है कि कभी कभी हमारा जीवन एकांगी हो जाता है और हम उसी के पीछे भागते रह जाते हैं। हम उसी अंधी दौड़ का एक हिस्सा हो जाते हैं। जब लक्ष्य सटीक होता है तब तो कोई बात नहीं, और अगर हमारा लक्ष्य थोड़ा भी भ्रमित है तब तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर हमारा जो भी किया कराया है वह सब व्यर्थ हो जाता है, किसी काम का नहीं होता, किसी अर्थ का नहीं होता। मुझे कभी कभी लगता है कि हम पढ़ लिख कर बड़े साहब हो जाते हैं,
बड़ी कुर्सी पा जाते हैं और मोटी पगार पाने लगते हैं। धीरे धीरे यही सब हमारे जीवन का आदर्श हो जाता है, यही सब हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है, यही सब हमारे जीवन का अंग हो जाता है। कभी हम साहब होने में, तो कभी अपनी कुर्सी में, तो कभी अपने कमाए धन में खो जाते हैं और अपने को ही भूल जाते हैं। तो जान लो, जिसने स्वयं को भुला दिया उसका जीवन व्यर्थ हो गया, नष्ट हो गया, किसी काम का नहीं रहा। क्योंकि धन और पद ये दोनों ही अहंकार हैं, व्यर्थ। यह बाहर की दौड़ है, यह दुनियादारी की दौड़ है। बाहर की उपलब्धि, दुनियादारी की उपलब्धि उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, उतनी सार्थक भी नहीं होती जितनी कि आपके अंतस की उपलब्धि होती है। जग्गू चौधरी के साथ कुछ ऐसा ही था, उनका अंतस ज्यादा मजबूत है। उनके पास धन नहीं है, उनके पास कुर्सी भी नहीं है, और जब उनके पास धन नहीं है और कुर्सी नहीं है तो ये तय है कि उनके पास मद भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है। और जब मद भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, तो यही कारण है कि उनके अंदर इतना आत्मविश्वास है, इतना धैर्य है, इतनी हिम्मत है और इतना उत्साह है कि वे आज भी अपनी उस घटना को पुनः जी सकते हैं, जैसा कि मुझे कल उनकी बात से लगा। और उनकी सारी बात मैंने आज आपको बताई और बताने से अपने को न रोक सका। जीवन का एकांगी होना अच्छी बात नहीं। कहीं से भी अगर आपका जीवन एकांगी है तो यह समझिए कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जीवन समग्र है, और जब ऐसा जीवन जग्गू चौधरी जी सकते हैं, जिनको कि आप गंवार कह सकते हैं, जिनको आप पढ़ा लिखा नहीं मानते हैं, आपकी समझ से वो बुद्धिमान नहीं है, लेकिन आपने इस घटना में देखा, आपने इस परिस्थितिजन्य स्थिति में देखा, आपने उनका मूल्यांकन किया, यह बात 100% सही रही कि वे हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हमसे ज़्यादा आत्मज्ञानी हैं और हमसे ज़्यादा काबिल हैं। तो जब जग्गू चौधरी के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारी परवरिश उनसे बहुत बेहतर तरीके से हो रही है, तो फिर हम क्यों नहीं। कहने का मतलब बहुत साफ, कहने का मतलब बहुत स्पष्ट है कि हमें अपनी आंखें खोलकर रखनी होंगी, हमें अपने कानों को खुला रखना होगा, हमें अपने नाक को साफ सुथरा रखना होगा, ताकि जो भी हो, जहाँ से भी हो, जैसा भी मिले, अगर वो हमारे अनुकूल है, हमारी आवश्यकता के अनुरूप है, तो हमें उसे ग्रहण करते रहना होगा। अपने को हर दृष्टिकोण से परिपक्व बनाना होगा, अपने को हर क्षण अपडेट करना होगा। हमको हर क्षण अपना मूल्यांकन करना होगा कि हमने आज क्या सीखा, हमने इस क्षण क्या सीखा, क्योंकि जीवन में सब कुछ समाहित है। जीवन एक रस तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई एक रस जीवन जी रहा है तो समझो वह अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। हम जिस परिवेश में जीवन यापन करते हैं उसके साथ हमें सामंजस्य बैठाना होता है, और जो भी सामंजस्य नहीं बैठाता है वह जीवन में असफल होता है, या यूं कहूं कि वह जीवन से हार जाता है। और जीवन से सामंजस्य बैठाना तभी संभव है जब उसमें से
अपने उपयुक्त चीज़ों को, अपने ज़रूरत की चीज़ों को, अपने आवश्यकता की चीज़ों को हम साध सकें, हम उसको अपने अनुकूल कर सकें, हम उनको अपने साथ कर सकें। और मैं जानता हूँ आप यह सीख रहे हैं, अपनी इस जीवनचर्या के साथ सीख रहे हैं, और एक समय आएगा जब आपकी यह सीख पूर्ण होगी और आप अपने उद्देश्य पर होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे। शिवोहम।